क्लास में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमने जो जनजाति के बारे में पढ़े थे, विश्व की जनजातियाँ, और विश्व की जनजातियों के बारे में हमारे जो सिलेबस में जो भी जनजातियाँ दी गई थी, जैसे एस्किमो, भील और तीसरे नंबर की जो जनजाति है जो हमारे सिलेबस में दी गई है, और वो है गोंड जनजाति। अब गोंड जनजाति के विस्तृत विवरण के बारे में हम देखेंगे स्टूडेंट। तो विश्व के जो जाति समूह है, विश्व की जनजाति समूह में गोंड जो जाति है उसका प्रथम स्थान है। यानी जनजाति की दृष्टि से अपन विश्व के संदर्भ में देखते हैं तो सबसे बड़ा समूह है गोंड। इससे पहले अपन राजस्थान के संदर्भ में पढ़ी थी भील, और भारत के संदर्भ में पढ़ी थी एस्किमो जनजाति। अब विश्व का सबसे बड़ा जनजाति समूह है वो गोंड। अब गोंड शब्द है, उसकी उत्पत्ति देखिएगा। गोंड शब्द की उत्पत्ति, गोंड शब्द की उत्पत्ति, गोंड शब्द की उत्पत्ति देखिएगा। गोंड शब्द है वो भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ा समूह है जो निवास करता है जनजाति का, और भारतीय उपमहाद्वीप में इस जनजाति का समूह है। इस जनजाति का समूह बड़ा समूह होने के कारण इस नाम की उत्पत्ति है वो गोंड से हुई। यानी गोंड जो शब्द है वो इस बात के इंगित करता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ा जनजाति समूह है निवास करता था, और इसका संबंध भारतीय उपमहाद्वीप में होने के कारण इसका नाम पड़ गया गोंड। पहला तर्क तो ये है। इसके पश्चात अपन शब्द संरचना में जाते हैं, तो शब्द में जाते हैं तो गोंड जो उत्पत्ति है वो हुई गोंडा से, इसे हुई गोंडा से। और गोंडा से कई जो राइटर है वो गोंडा है वो उससे का अर्थ लेते हैं खांडा से, इसे लेते हैं खांडा से, गोंडा और खांडा, और खांडा से ही क्या हो गया, खोंडा हो गया। यानी गोंड से गोंडा हुआ, और गोंडा से क्या हो गया, खोंडा, क्या हो गया, खोंडा। और खोंडा जो शब्द है उसका अर्थ देखते हैं भूगोल में। खोंडा शब्द है उसका अर्थ होता है पहाड़ी क्षेत्र, क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र। तो शब्द उत्पत्ति में अपन जाते हैं, तो गोंड जो शब्द है उसकी उत्पत्ति के अर्थ में गोंडा शब्द लेता है, और गोंडा शब्द है वो किससे बना है, खोंडा से बना है, और खोंडा का शब्द अर्थ करेंगे तो होता है पहाड़ी क्षेत्र। यानी गोंड का तात्पर्य सीधा ये हो गया कि वह जनजाति समूह है जो कौन से क्षेत्र में निवास करता है, पहाड़ी क्षेत्र में निवास करता है। वो क्या कहलाने लगा, गोंड कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा, गोंड। तो हमें इस शब्द की उत्पत्ति में खोंडा शब्द लिखना आवश्यक है, और इसका अर्थ बताना भी बहुत जरूरी है, और जिसका अर्थ होता है पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले जाति। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके दो तीन जो नाम प्रचलित हैं, इस क्षेत्र में जो नाम प्रचलित है वो अपने आप को, ये लोग हैं वो कोई दूर, ये सब लोग ध्यान देखने पड़ेंगे, कोयडूर और कोल्लू। यानी गोंड वर्ग के जो लोग हैं वो अपने आप को क्षेत्र के हिसाब से कोयटूर और कोल्लो के नाम से भी पुकारते हैं। ये क्षेत्रीय शब्दावली हो गई है। यानी कई गोंड हैं वो अपने आप को कोयटूर कहते हैं, कई गोंड अपने आप को क्या कहते हैं, कोल्लो कहते हैं। तो ये तो हो गए गोंड के उत्पत्ति के
बारे में है। अब इस पर समय का प्रभाव पड़ा मुगल काल और मराठा काल में। मुगल काल और मराठा काल में जो गोंड थे वो क्या हो गए, हाशिए पर आ गई। ये जो जनजाति थी वो हाशिए पर आ गई और छिन भिन्न होने लगी, यानी हाशियाकरण हो गया, इसका हाशियाकरण हो गया है। यानी कहने का तात्पर्य हो गया समय के हिसाब से मुगल काल और मराठा काल में इस जाति को जो प्राचीन समय में महत्व मिलता था वो उतना महत्व नहीं मिला। इनके आवास से वो छिन भिन्न होने लगे। तो ये इनकी पतन का काल हो गया है, मुगल काल और मराठा काल। ये तो गोंड का ऐतिहासिक तथ्य हो गया है। कौन सा हो गया है, ऐतिहासिक तथ्य हो गया है। और मुगल काल और मराठा काल तक आते आते इनका जो प्रभुत्व था, गोंड जनजाति का जो प्रभुत्व था वो छीन भिन्न होने लगा। अब अगले बिंदु में हमें देखेंगे तो इसका जो निवास क्षेत्र है एशिया महाद्वीप में, जो इसका जो निवास क्षेत्र है गोंड का निवास क्षेत्र, देखिएगा ये गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र, यानी भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में गोंड लोग हैं वो निवास करते हैं। तो देखते हैं अपन मुख्य रूप से ये जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश में इसकी बहुलता पाई जाती है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, महाराष्ट्र, सोनगढ़, देवगढ़ और बस्तर के जो भी पहाड़ी क्षेत्र, बस्तर पड़ता है मध्य प्रदेश में, बस्तर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ मुख्यतः क्या निवास करते हैं, गोंड जनजाति निवास करती है। तो स्टूडेंट से आपको निवास क्षेत्र याद करना होगा और गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र में छोटा बच्चन भी बन सकता है, तो घबराने की आवश्यकता है नहीं। गोंड जनजाति भारत के मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सोनगढ़, देवगढ़, बस्तर के जो भी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ मुख्यतः निवास करने वाली एक जनजाति हो गई है। मुख्य रूप से अपन बात करेंगे भारत के राज्य, तो भारत के राज्य में देखते हैं मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया और महाराष्ट्र। ये चार जो स्टेट है भारत के जो चार राज्य हैं, इन चार राज्यों में गोंड है वो प्रमुखता से पाए जाते हैं। अब जैसे पहाड़ी क्षेत्र है और सतपुड़ा है, सतपुड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ भी गोंड जनजाति का आदिवास पाया जाता है। तो इसमें आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस 4-5 जो स्टेट्स हैं उनके नाम याद रखने पड़ेंगे। अब इसके पश्चात हमने इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो गोंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप, गोंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप मतलब है गोंड जो लोग हैं वो अपने जीवन यापन का क्या आधार है। तो गोंड जनजाति का के आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाएं कौन कौन से वो कार्य करते हैं जिसे उनकी आजीविका चल जाती है। अब आर्थिक क्रियाओं में हम देखेंगे वन संग्रह। ये मुख्यतः वन में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की उपजें हैं, उनमें ये है उनका संग्रहण करते हैं और कृषि पर क्या है निर्भर है। कृषि के साथ वर्तमान में ये जाति है वो पशुपालन का कार्य भी करने लग गए हैं और पशुपालन के साथ ही ये जो जनजाति है वो क्या करती है, शिकार क्रियाएं भी करती है, शिकार पर भी निर्भर होती है।
तो कहने का तात्पर्य ये हो गया है कि गौण जो जनजाति है वो मुख्यतः क्या होते हैं, संग्रहण करते हैं। वन क्षेत्र के वनों में जो भी मिलने वाली उपज है उनके संग्रहण पर जोर देती है, कृषि कार्य करते हैं, पशुपालन करते हैं और शिकार पर इनका जो आजीविका चलती है। अब एक कृषि क्रम है उस पर आधुनिकता का प्रभाव आ गया है और आधुनिकता के होने के कारण ये जो लोग हमने पिछले पीरियड में पढ़ा था जूमिंग कृषि पर निर्भर होते हैं और जूमिंग कृषि में जहां जहां गौण निवास करते हैं उसको ये बोलते हैं दीपा कृषि। का नाम है दीपा कृषि। तो देखिएगा यहाँ छोटा प्रश्न की संभावना बन सकती है। दीपा कृषि क्या है, विशेषता देखिए। तो अपन कृषि के अंतर्गत जो आगे के लेसन आएंगे उनमें हर एक प्रत्येक कृषि की अपनी एक विशेषता होगी, अपनी एक प्रकृति होगी, उसके अंतर्गत देखेंगे। अब दीपा जो कृषि है उसको भारत के अन्य राज्यों में जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, जो प्रमुखतः पहले आदिवासी जनजाति किया करती थी। दीपा का ये जो गौण जो लोग हैं वो एक ही भूमि पर 2 या 3 साल तक लगातार कृषि कार्य करते हैं। इसके पश्चात जब भूमि में उपजाऊपन कम हो जाता है तो ये लोग उसको क्या कर देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। ऐसी कृषि क्या कहलाती है, दीपा कृषि कहलाती है। तो दीपा कृषि की विशेषता देखेंगे तो 2 विशेषता प्रमुख एक तो हो गई है कि ये एक स्थानांतरण कृषि है। दूसरी बात हो गई स्थानांतरण है, इसमें ये हो गया कि स्थायी होने वाली कृषि नहीं है। दूसरी इस कृषि की विशेषता ये हो गई है कि भूमि अनुपजाऊ होने पर भूमि को 2-3 साल के लिए क्या छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि गौण जो जनजाति है वो कृषि कार्य पर करती है और कृषि हो गई दीपा कृषि। इसके साथ क्या करते हैं, पशुपालन कार्य भी करते हैं और पशुपालन में जो वनों में मिलने वाली जो जातियां हैं उनका ये लोग क्या करते हैं, जैसे चमड़ा वगैरह, मांस वगैरह शिकार के लिए क्या करते हैं, मांस पर निर्भर रहते हैं। तो ये शिकार के माध्यम से भी मांस प्राप्त करते हैं और वनों में मिलने वाली जो भी जड़ी बूटियां हैं, क्या खाद्य पदार्थ हैं, वो उनका संग्रहण करके और वर्तमान में ये शहरों तक पहुंचाने का कार्य करने लग गए हैं। अब यहाँ पर हमें देखते हैं कि यहाँ पर 2 वर्ग हैं। गौण जो लोग हैं, गौण जो जन है वो 2 वर्गों में विभक्त है, 2 वर्गों में विभक्त है। अब 2 वर्ग है, उसमें जो पहला जो वर्ग है गौण जनजाति का जो पहला वर्ग है वो पहला जो वर्ग है वो है कुरुख वर्ग, कुरुख वर्ग, केवट वर्ग, कुरुख, केवट, धीवर, कुरुख, केवट और धीवर, ये जो वर्ग है ये क्या करते हैं, शिकार क्रिया पर ज्यादा निर्भर रहते हैं और शिकार क्रिया करने के लिए ये किसका शिकार करते हैं, मछली का शिकार करते हैं। किसका शिकार करते हैं स्टूडेंट्स, मछली का शिकार करते हैं। तो गौण जनजाति के वर्गों में देखते हैं तो पहला जो वर्ग आता है वो कुरुख, केवट और धीवर। ये क्या होते हैं, मछुआरी वर्ग होते हैं जो समुद्र या जहां जल के स्रोत होते हैं वहां पर मछली का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे दूसरा वर्ग और जो दूसरा वर्ग होता है वो क्या होता है, आखेट पर भी निर्भर होता है, जैसे रावत वर्ग जिसको नाम दे दिया गया रावत वर्ग। पहला वर्ग कुरुख, केवट, धीवर और दूसरा वर्ग है रावत वर्ग। और रावत वर्ग के जो क्रम है वो पशुपालन और आधुनिकता के प्रभाव के कारण ये लोग क्या करते हैं, दूध और पशु से मिलने वाले जो भी उपजें होती हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं, पशु के दौरान इनको जो भी वस्तुएं मिलती हैं उन पर निर्भर रहने वाली वर्ग है वो कौन सा हो गया, रावत वर्ग। तो गौण जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप में कृषि के बारे में अपने दीपा के बारे में जान लिया था और जो गौण जनजाति का वर्ग समूह था वो 2 वर्गों में बटा हुआ था, कुरुख वर्ग,
केवल वर्ग और धीवर वर्ग जिनका प्रमुख कर्म होता था मछली का शिकार करना, और रावत वर्ग थे वो कृषि पर निर्भर होने के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करते थे, और पशु से होने वाली जो भी वस्तुएं उनको मिलती थी और उनको वो बेचकर अपनी आजीविका चलाने का काम करते थे। तो ये तो क्या हो गए, दो वर्ग हो गए। और आखिर में लिख देंगे अपन शिकार। आखिर में सीधा आ गया कि ये जो वर्ग है किस पर निर्भर है, ये वर्ग मछली के मांस पर निर्भर है, और ये कृषि उपजे और वस्तु से पशु से मिलने वाली वस्तुओं पर निर्भर है। तो आखिर में क्या हो जाएगा, वो दो तीन बातें इसमें लिख देंगे अपन कि पशु का क्या करते हैं लोग, शिकार करते हैं। जो भी इन्हें आवारा पशु मिलते हैं, पालतू पशु के अलावा जो आवारा पशु मिल जाते हैं, इनका ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं और मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, और मांस के लिए वन्य जो भी जातियां हैं उनको मारकर अपनी उद्योग पूर्ति का कार्य करते हैं। अब भोजन के रूप में ये लोग, अगला जो बिंदु पढ़ेंगे हमें वो भोजन लिखेंगे। भोजन, गौड़ जनजाति का भोजन। देखिए भोजन के रूप में ये जो लोग हैं वो कोदू क्षेत्रीय शब्द है, कोदू और कुटकी, कोदू और कुटकी ये क्षेत्रीय शब्द हो गए, कोदू और कुटकी। और खाद्यान्न में ये लोग खाने की वस्तु का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। और चावल, खाद्यान्न के अंतर्गत क्या गया, चावल और महुआ से बनी हुई जो शराब होती है उसका ये लोग सेवन करते हैं। तो महुआ से निर्मित जो शराब होती है उसका ये सेवन करते हैं। साथ साथ भोजन के रूप में क्या लेते हैं, मांस का इस्तेमाल भी ये लोग करते हैं, और मांस है वो मुख्यतः कौन सा होता है, मछली होता है। तो भोजन है, इनके भोजन को स्थानीय नाम दे दिया गया कोदू और कुटकी। और खाद्यान्न के अंतर्गत ये लोग चावल और नशे के लिए महुआ से बनी हुई निर्मित शराब और मांस का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे वस्त्र और आभूषण, वस्त्र व आभूषण। और वस्त्र और आभूषण के अंतर्गत देखते हैं कि ये जो लोग हैं वो एल्युमिनियम से निर्मित जो भी एल्युमिनियम जो धातु होती है उससे बनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के गहने होते हैं, और वो धारण करती हैं स्त्रियां हैं, वो महिलाएं हैं, महिला है वो गोदना करती है। गोदना होता है शरीर पर चित्रांकन करना। क्या होता है, गोदने का अर्थ होता है शरीर पर विभिन्न प्रकार की क्या करना है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां धारण करना। स्टूडेंट्स हम हमारी ज्योग्राफी की जो मैथ बुक्स है उसमें जो गौड़ जनजाति की महिलाएं हैं उनका चित्र देखेंगे तो दिया हुआ है कि उनके पीठ के पीछे सारे के सारे क्या होते हैं, वो गोदना प्रथा के माध्यम से चित्र अंकित करवाने का कार्य करती हैं। ये उनके लिए एक फैशन का सा ही काम माना जाता है। निवास गृह है, और ये लोग क्या होते हैं, समूह में रहते हैं, और इनकी जो बस्ती है वो नंगला और पल्ली, इनकी बस्तियों के प्रकार हो गए नंगला और पल्ली बस्ती है। और उपकरणों के रूप में ये लोग क्या करते हैं, हमारे देखते हैं हमारे आसपास लोहार जो जाति होती है ना, लोहार जो भी वस्तुएं बनाने का काम करती है, ऐसे सारे औजारों का ये लोग क्या करते थे, काम में लिया करते थे। अब संस्कृति और समाज के प्रभाव से बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और मुर्गों की जो लड़ाई है, क्या होती है, मुर्गों की लड़ाई है वो देखना इनका शौक माना जाता है। और सभी लोग समूह में रहकर और क्या करते हैं, समूह में रहकर। तो सांस्कृतिक कल्चर इनकी कैसी है, संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे तो सांस्कृतिक कल्चर होगी मुर्गों की लड़ाई, इनको क्या होती है, अति यानी उसमें ज्यादा रुचि लेते हैं, मुर्गों की लड़ाई देखने में ज्यादा रुचि
लेते हैं और शिव और पार्वती के क्या माने जाते हैं, सेवक होते हैं। गौड़ जनजाति होती है वो शिव और पार्वती उसकी पूजा का कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे कोई ज्यादा और बातें है नहीं। अब हमारा एक जो लेसन है विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं, और इसके बारे में हमने एस्किमो के बारे में पढ़ लिया था और भील के बारे में पढ़ लिया था, और आज हमने गौड़ जनजाति के बारे में पढ़ लिया है। तो अब ये जो जनजातियों का जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम हैं वो जो दूसरा जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो गौड़ जनजाति के बारे में कोई भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके समझ सकते हैं। और भोजन के रूप में आपको 2-3 शब्दावली ये याद रखने हैं, कोदू और कुटकी। क्या है, कोदू और कुटकी। शौक के रूप में मुर्गों की लड़ाई पसंद करते हैं, शिव पार्वती की पूजा करते हैं, और महिलाएं अपने चित्र पर चित्रकारी करने के लिए गोदना खुदवाती है। धन्यवाद। आपका पाठ है जनजातियों का वो कंप्लीट हो गया।